तो रेल और तार ने भी इस विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, क्योंकि उस समय छोटी छोटी गाड़ियों से अगर कुचलने वाले सिपाही आते तो हमारे विद्रोहियों को इतनी समस्या ना होती। लेकिन ट्रेन के आ जाने से बड़े मात्रा में सैनिकों को भेजा गया और यही वजह है कि विद्रोह सफल ना हो सका। और टेलीफोन के आ जाने से भी, विद्युत तार के आ जाने से भी कहीं न कहीं हमारे विद्रोहियों को नुकसान हुआ। एक विद्रोही ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस टेलीफोन के तार ने तो मेरा गला ही रेत दिया, क्योंकि टेलीफोन के आ जाने से मैनेज करना, विद्रोह को कुचलने में नीति बनाना, निर्धारण करना कहीं न कहीं वो सफल रहा। तो आप कह सकते हैं रेल तथा विद्युत तार की शुरुआत, तो इस वजह से भी विद्रोह हमारा असफल हुआ। तो कहने का मतलब है कि इसकी असफलता के अपने अनेक कारण थे, जैसे राष्ट्रीय एकता का अभाव, निश्चित योजना का अभाव, मध्यम वर्ग का भाग न लेना, रेल और विद्युत तार की शुरुआत, रेल और विद्युत तार की शुरुआत या टेलीफोन की शुरुआत। और आप ये भी कह सकते हैं कि बड़े राजाओं का क्रांतिकारियों का साथ न देना, क्रांतिकारियों का साथ न देना, ये अंग्रेजों का साथ ज्यादा दे रहे थे, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे रहे थे, तो विद्रोह कहीं कहीं असफल हो गया। तो ये तो आपके असफलता के कारण थे। तो आपने विद्रोह का कारण भी समझ लिया, उसका परिणाम भी सफल लिया, और उसका परिणाम भी समझ लिया, और असफलता का कारण भी आप समझ चुके हैं। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके स्वरूप का। तो जहां तक स्वरूप की बात है, तो स्वरूप को लेकर के इतिहासकारों में विवाद है। इसका नेचर कैसा था? कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह था। कुछ लोगों ने कहा कि ये सभ्यता के विरुद्ध बर्बरता का विद्रोह था। कुछ लोगों ने कहा है कि भारत का ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। कुछ लोगों ने कहा ये भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग विद्रोह के रूप में चर्चा किया है। लेकिन नए शोधों के आधार पर नए इतिहासकारों ने ये जानकारी दी है कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय विद्रोह था वो 1857 का ही विद्रोह था, और इसमें अधिकतर इतिहासकारों ने खुल करके इस पर चर्चा की है। लेकिन फिर भी विवाद बराबर बना हुआ है। तो जैसे एक जनरल सीले इतिहासकार थे, तो सीले ने कहा था कि 1857 का विद्रोह सैन्य विद्रोह था। बीडी सावरकर ने कहा है कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। और बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। और जैसे रमेश चंद्र दत्त हैं, आरसी दत्त हैं, उन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह ना तो सैनिक विद्रोह था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही कृषक विद्रोह था। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चर्चा की है। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, और चाहे राजा और रानी हो, चाहे महिलाएं हों,
इतनी बड़ी मात्रा में और सभी लोगों ने एक साथ मिल करके विद्रोह किया था। तो कहीं न कहीं चाहे बुनकर का, चाहे राजा का, चाहे किसानों का अगर नाराजगी है तो अलग अलग सत्ता के प्रति नहीं है, बल्कि एक ही सत्ता के प्रति है, अंग्रेजों के प्रति है। तो इसका मतलब है कि सभी लोग चाह रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश सत्ता को समाप्त किया जाए। तो उस समय 1857 में भारत को एक राष्ट्र के रूप में समझना वो तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि कुछ ने, नाना साहब ने कानपुर के लिए विद्रोह किया, झांसी की रानी ने अपनी झांसी के लिए विद्रोह किया, बेगम हजरत महल ने अपने लखनऊ के लिए विद्रोह किया। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए विद्रोह किया, लेकिन इन सब की नाराजगी एक ही सत्ता के प्रति थी और एक ही व्यवस्था के प्रति थी। तो भले ही ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, लेकिन राष्ट्रीयता की जो भावना है वो कहीं न कहीं बुढ़ावस्था में पहुंच रही थी और आने वाले राष्ट्र को आगे लाने वाली थी, जन्म देने वाली थी। और आप ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इसका जो पलड़ा था वो राष्ट्रीयता की ओर झुका हुआ था, क्योंकि इसमें नाराजगी सबकी थी। अब तो नए शोध आ गए हैं, एक इतिहासकार हैं सुंदरलाल हैं, तो उन्होंने तो कहा था कि भारत को आजाद करने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए 1857 की एक निश्चित डेट भी तय कर ली गई थी। और वो जो डेट तय की गई थी 31 मई को 1857 को, और इस विद्रोह को लेकर के बैठक भी हुई थी और 2 बार बैठक हुई थी। एक बार कानपुर के बिठूर में हुई थी और एक बार ब्रिटेन में लंदन में हुई थी। तो 2 बार बैठक हुई थी और इसमें 3 लोगों ने भाग भी लिया था, जैसे नाना साहब थे इसमें, नाना साहब, और नाना साहब के सहयोगी थे अजीमुल्ला खां और सतारा के राजा थे रणोजी बापू। इन तीनों लोगों ने 2 बार बैठक भी की, लंदन में की एक बार कानपुर में की, और उसमें 31 मई 1857 का डेट भी तय कर लिया गया था। नाना साहब को लीडर भी बनाया जाना था। और इसमें जिस तरीके से हमारे क्रांतिकारी कमल और रोटी को अपने हाथों में लेकर के आगे बढ़ रहे थे, और गांव वाले जान जाते थे कि अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में रोटी है या कमल है तो उनको क्रांतिकारी समझते थे, उनकी सहायता करते थे। तो सब कुछ निर्धारित होने वाला था, लेकिन मंगल पांडे की जो घटना हुई 29 मार्च 1857, तो उसी दिन से वो मामला अलग हो गया और कहानी सफल नहीं हो पाई। और कुछ इतिहासकार तो यहाँ कह देते हैं कि 1857 की जो व्यूह रचना है वो पहले से ही गढ़ी जा चुकी थी। वो तो 1857 का विद्रोह पहले हो गया, और नहीं तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत अगर होता तो हमारा देश लगभग 100 साल पहले आजाद हो गया होता। खैर, जो भी हुआ वो कहीं न कहीं हमारे नुकसान हुआ, एक साथ नहीं हो पाया। अब ये तो हमने चर्चा किया स्वरूप को लेकर के, तो स्वरूप में आप ये कह सकते हैं कि भले ही मतलब भारत राष्ट्र नहीं था, लेकिन जिस तरीके से राजा का, रानी का, हिंदू का, मुसलमान का एक साथ आना वो कहीं न कहीं राष्ट्रवाद को संकेत में ला रहा था, आगे बढ़ा रहा था और राष्ट्रवाद को जन्म दे रहा था। बूढ़ावस्था में राष्ट्रीय भावना पहुंच चुकी थी। अब हम लोग इसके प्रचार और प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे कि 1857 का विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुआ था, उस पर चर्चा करते हैं। इसमें हम 3 कॉलम बना सकते हैं, जैसे प्रचार प्रसार, कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ। तो जैसे सबसे पहले विद्रोह के स्थान, विद्रोह के स्थान, और दूसरा है विद्रोही नेता, और तीसरा है विद्रोह को कुचलने वाले अधिकारी। विद्रोह को कुचलने वाले अधिकारी। विद्रोह सबसे पहले जो हुआ था बैरकपुर छावनी अगर पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, और यहाँ पर विद्रोह किया गया था। मंगल पांडे थे, बलिया के रहने वाले थे मंगल पांडे,
और इन्होंने विद्रोह किया था 29 मार्च 1857 और इनको जो फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857। कुचलने वाले अधिकारी कोई नहीं थे, बल्कि सैनिकों ने ही इनके विद्रोह को कुचल दिया था, तो सैनिक द्वारा दबाया गया। उसके बाद फिर मेरठ, और मेरठ में जो विद्रोह हुआ था 10 मई 1857। यहाँ पर जो विद्रोह किया गया सैनिकों के द्वारा, सैनिक थे विद्रोही नेता और कुचलने वाले भी सैनिक थे। उसके बाद फिर दिल्ली 11 मई 1857 को हुआ। विद्रोही नेता जो थे बहादुर शाह सेकेंड, इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। जफर के उपनाम से कविताएं लिखते थे। ये अंतिम मुगल बादशाह माने जाते हैं, अंतिम मुगल बादशाह माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय इनको राजा घोषित किया गया, शासक घोषित किया गया और सभी लोगों ने अपना नेतृत्वकर्ता भी घोषित किया, लेकिन बुजुर्ग हो चुके थे। बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था हुमायूं के मकबरे के पास से, दिल्ली में स्थित है। और फिर इनको मेमार भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। और कुछ वर्षों के बाद वहां पर इनकी डेथ हो गई थी, जिनका मकबरा अगर पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, मेमार में। दिल्ली से हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार किया गया था और नाम मात्र के राजा थे। हालांकि जो सैन्य नेतृत्व करता था, क्योंकि बुजुर्ग थे, तो सैन्य नेतृत्वकर्ता जो था वो बख्त खां था। लेकिन राजा जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। विद्रोह को चलने वाले 2 अधिकारी थे, निकलसन और दूसरा जो था हडसन। निकलसन विद्रोही भीड़ के द्वारा कुचल दिया गया था और हडसन बच गया था, और 1-2 दिन के लिए दिल्ली को आजाद भी इन लोगों ने करा लिया था। और फिर इसके बाद लखनऊ में जो विद्रोह हुआ 4 जून 57, और यहाँ पर जो विद्रोही नेतृत्वकर्ता थी बेगम हजरत महल। हालांकि यहाँ पर जो राजा थे वो नाबालिग बच्चा था, बिरजिस कादिर का भी नाम पूछा जाता है, लेकिन ये तो नाम मात्र का राजा था। मुख्य नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल थी। बाद में दबाव पड़ा और फिर ये नेपाल भाग गई थी। और कुचलने वाले जो अधिकारी थे उनका नाम था कॉलिन कैम्पबेल थे। उसके बाद फिर लखनऊ के बाद चर्चा करते हैं कानपुर। कानपुर में जो विद्रोह किया गया वो 5 जून 1857। यहाँ पर जो विद्रोही नेतृत्वकर्ता थे नाना साहब, इनको धोधो पंत भी कहा जाता है, नाना साहब। और इनके जो सहयोगी थे वो थे तात्या टोपे। इनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है, रामचंद्र पांडुरंग। और अगर पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह में सबसे अधिक बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किसने किया था, जो कि झांसी में भी था, कानपुर में भी था, कालपी में भी था, सबसे ज्यादा 1857 के विद्रोह में जो आनंद आ रहा था वो तात्या टोपे को आ रहा था। और कानपुर में भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया। नेपाल गए और वहां पर इनके मित्र थे मान सिंह, और मान सिंह ने धोखा दे दिया और बाद में इनको फांसी की सजा हुई। तो कानपुर में भी जो विद्रोह का नेतृत्व करता था वो कॉलिन कैम्पबेल ही था। लखनऊ और कानपुर में ज्यादा दूरी नहीं है, कॉलिन कैम्पबेल। उसके बाद फिर ग्वालियर या झांसी कह सकते हैं, ग्वालियर या झांसी, ये
जून 1857 को ही हुआ था। और इसमें लक्ष्मीबाई तात्या टोपे लक्ष्मीबाई को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और बिठूर में भी इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। और इनके जो गुरु थे वो नाना साहब थे। और मनु के नाम से भी इनको जाना जाता है। बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया था। और इसको कुचलने वाले जो अधिकारी थे इस विद्रोह को जनरल हीरोज थे। जनरल हीरोज ने जब झांसी में विद्रोह को कुचला तो बहुत ढेर सारी लाशें पड़ी हुई थी। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पर जितने भी लोग पड़े हुए हैं उसमें से एक मर्द है, उस मर्द का नाम है लक्ष्मीबाई। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वहाँ पर भाग लिया था। लेकिन सिंधिया राजा ने इनका साथ न दे करके अंग्रेजों का साथ दिया था, जिससे एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग ने भी कहा था कि सिंधिया रियासत चाहती तो उसी दिन हमको बोरिया बिस्तर बांध करके भागना पड़ता। और लक्ष्मीबाई जिस तरीके से लड़ रही थी तूफान के तरीके से, तो उस समय सही मौके का पूरा फायदा ना उठा करके बल्कि अंग्रेजों की तरफ हो लेना वो भारत के दुर्भाग्य की बात है। अन्यथा 100 साल पहले भी देश आपका आजाद हो सकता था और बड़ा फायदा भी मिल सकता था। लेकिन आंतरिक समस्या की वजह से ऐसा ना हो सका। और अवध, फैजाबाद यहाँ का जो विद्रोही नेता था वो मौलवी अहमदुल्ला थे। मौलवी अहमदुल्ला पर अंग्रेजों ने इनाम भी घोषित किया था और इसने जिहाद का नारा भी दिया था। और बाद में इनको पकड़ लिया गया। और यहाँ पर विद्रोह को कुचलने वाले जो अधिकारी थे उनका नाम था जनरल रेनार्ड थे। उसके बाद फिर जैसे बरेली, तो बरेली से जो थे खान बहादुर खां थे। खान बहादुर खां और विद्रोह को कुचलने वाले जो अधिकारी थे उनका नाम था विसेंट आयर था। तो विसेंट आयर ने इस विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उसके बाद है इलाहाबाद, प्रयागराज कह सकते हैं। इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व करता थे, उनका नाम था लियाकत अली खां। और कुचलने वाला जो अधिकारी था उसका नाम था कर्नल नील था। और भी कुछ स्थान है जैसे जगदीशपुर बलिया है। तो जगदीशपुर बलिया में जो विद्रोह किया गया था बाबू कुंवर सिंह के द्वारा 70 वर्ष की अवस्था में उन्होंने उस विद्रोह को अंजाम तक पहुंचाया था। तो जगदीशपुर बलिया में जो विद्रोही नेता थे कुंवर सिंह थे, इनको बिहार का सिंह भी कहा जाता है। यहाँ पर विलियम टेलर। तो इस तरीके से हमारे क्रांतिकारियों ने प्रचार प्रसार किया था। और सबसे जो सकारात्मकता थी इस विद्रोह में वो हिंदू और मुसलमान एक साथ थे। और पूरी दुनिया में आप लोगों ने सुना होगा कि रसिया की क्रांति, अमेरिका की क्रांति या ब्रिटेन की क्रांति, हर जगह पर क्रांति का आगमन हुआ है। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो एक ही क्रांति हुआ है, क्योंकि हमारे देश में लोग एक साथ मिल करके कभी नहीं लड़े थे। और जब एक साथ लोग मिल करके लड़ते हैं तो वेग होता है, तत्कालिक परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग क्रांति के नाम जानते हैं। तो ये पहला और अंतिम ऐसा विद्रोह है जिसमें हिंदू और मुसलमान ने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया था। और यही वजह है कि 1857 की क्रांति संभावित हुई, अन्यथा बहुत ही मुश्किल था। ठीक, जय हिंद।